स्मार्टफोन और स्मार्ट सिटी नहीं, लव जिहाद और गौ रक्षा नहीं, अफवाहबाज पत्रकारिता नहीं। कहानी उस भारत की जो अब भी करोड़ों दिलों में बसता है। हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार, खास कार्यक्रम हम भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपनी खामोशी आखिरकार तोड़ दी, खासकर उस बारे में जब एक साल पहले देश की संसद में प्रधानमंत्री के जरिए जिस तरह से उन्हें फेयरवेल दिया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर अब उन्होंने किताब के जरिए प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, यानी अब तक जैसा होता रहा, जिस तरह के फेयरवेल उपराष्ट्रपतियों को या राष्ट्रपतियों को दिए जाते रहे, उससे अलग हटकर ये था। और ये बहुत बड़ी बात है। पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का ये कहना कि देश के प्रधानमंत्री ने उनके साथ जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, जो स्वीकार्य अब तक प्रैक्टिस रही है, जिस तरह से होता रहा है, उससे अलग हटकर उनके साथ व्यवहार हुआ। आपको याद होगा किस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये कहा हामिद अंसारी के बारे में कि चूंकि हामिद अंसारी साहब को एक तरह के सर्कल्स में, एक तरह के दायरों में रहने की आदत रही और 10 साल के दौरान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर उन्हें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से टिक कर रहने पड़ा, जिससे उन्हें घुटन का एहसास हुआ होगा। और अब चूंकि वो अपने पद से रिलीव हो रहे हैं, अपने पद से पद नहीं है उनके पास, तो वो खुलकर जो है सांस ले सकते हैं और अपने हिसाब से, अपनी स्पिरिट, अपनी भावना के हिसाब से जो है वो जी सकते हैं। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा और क्यों आपको ऐसा लगता है कि किस तरह से उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति के जरिए एक एहसान फरोमोश मुसलमान या एक अनग्रेटफुल मुस्लिम, चाहे वो किसी भी पद पर पहुंच जाए, इसकी एक भूमिका, इसकी एक छवि बनाने की कोशिश की कि क्या हामिद अंसारी के ज़रिए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने पूरे देश की जो मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट किया, उस पर हमला किया, और क्यों आखिर हामिद अंसारी ने अब ये समय चुना इस मामले पर जवाब देने का। ये जानने की कोशिश करेंगे इस बहस में। तो आखिर लगभग 1 साल गुजर जाने के बाद हामिद अंसारी साहब ने खामोशी अपनी अब क्यों तोड़ी है और इसके जो पॉलिटिकल जो इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं, जानने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। गुरदीप सिंह सपल हैं, फॉर्मर OSD हैं हामिद अंसारी साहब के, और ख़ासकर राज्यसभा टेलीविज़न के एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान हिलाल अहमद हैं, CSDS से जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। गुरदीप जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूँ, जो हामिद अंसारी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, वोकैबुलरी बहुत ही, चूँकि वो पढ़े लिखे और उस तरह के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने काफ़ी हद तक केयरफुली, बहुत सावधानीपूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेड प्रैक्टिस से अलग हटकर नरेंद्र मोदी ने उनको फेवल दिया। एक्सेप्टेड प्रैक्टिस क्या होती है? दरअसल इसको समझने के लिए पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि हामिद अंसारी और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के जो भारत की परिकल्पना है वो क्या है, जो इसको हम बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। दोनों का आइडिया ऑफ इंडिया बिल्कुल जुदा है और दोनों ने कभी भी इसको छुपाया नहीं, खुल के इसके बारे में बात की है। और ये पूरा विवाद वहाँ से जन्म हो रहा है क्योंकि एक अलग नज़रिए से दोनों हिंदुस्तान को देखते हैं। और आखिरी दिन जब उनकी विदाई का समारोह हुआ तो माना जाता है कि आखिरी दिन सब अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। और उस दिन उनका चूँकि एक दिन पहले इंटरव्यू आया था और इसको लेके कुछ आपत्तियाँ बीजेपी के अंदर थी, राज्यसभा टीवी ने चलाया था। तो उसके चलते जो भाषण प्रधानमंत्री का हुआ, वो मुझे लगता है खुद PM को भी वो लगा कि वो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस के बियॉन्ड जाके था। अच्छा। क्योंकि शाम को जब दोबारा फेयरवेल हुआ पार्लियामेंट्री एनेक्सी में, ऑडिटोरियम के अंदर उपराष्ट्रपति के लिए सारे MP से मिलकर एक फेयरवेल दिया, तो वहाँ PM ने ये बात बोली कि भाई लंबे सार्वजनिक जीवन में कभी कभी कोई विवाद आ जाते हैं और सच झूठ का पता चलते चलते काफ़ी देर हो जाती है तो चिपक जाता है। और 10 साल के करियर में कम से कम मेरी नॉलेज में ऐसा कोई विवाद, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई हामिद अंसारी के इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में जिसको कि मैं कोई आपत्ति कर सकूं। तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने शाम को ये बात स्पष्ट कर दी थी। तो उन्हें लगा कि ज़्यादा हो गया। उनको, मुझे लगता है उनको ये लगा कि जो बोला उसको ठीक करना ज़रूरी है और वो उन्होंने ठीक शाम को किया। लेकिन चिपक तो पहले वाला गया। लेकिन जैसे उन्होंने खुद बोला, खुद उसी भाषण में बोला, चिपक तो पहले वाला गया। और दरअसल सोशल मीडिया का जो नेचर है उसकी एक ख़ास बात है। अभी एक स्टडी भी आई है शायद बॉस्टन यूनिवर्सिटी की, कि जो इस तरह की खबरें होती हैं जो मजाक उड़ाने की या फेक न्यूज़ हो या हल्की हो, वो ज़्यादा ट्रैवल करती है, 6 गुना ज़्यादा ट्रैवल। तो यानी आपने जब ये कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया दोनों का अलग अलग था, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि
नरेंद्र मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया के हिसाब से ये प्रैक्टिस ठीक थी, लेकिन जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस जो हामिद अंसारी सोच रहे हैं, जिस भारत की परिकल्पना वो करते हैं, उसके हिसाब से ठीक ये प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि क्या गलत और उसकी वजह से रिएक्शन क्यों आया। जो रिएक्शन आया, शब्दों का चयन जो हुआ, वो एक फीलिंग के तहत आया और वो आइडिया ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई फीलिंग। और वो क्या संबंधों को भी दर्शाता है कि जो नरेंद्र मोदी और हामिद अंसारी के जो कार्यकाल रहा, दोनों का साथ इन्होंने काम किया उपराष्ट्रपति की हैसियत से, प्रधानमंत्री की हैसियत से, क्या ये फेयरवेल ये भी दर्शाता है कि दोनों के संबंध कैसे रहे? नहीं, मैं चूँकि साथ था पूरे 10 साल अंसारी साहब के, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी आते थे और आखिरी दिन तक संबंध अच्छा था। अच्छा, संबंध कभी ख़राब नहीं था और काफ़ी दोनों की बातचीत काफ़ी अच्छी हुआ करती थी और खुल के होती थी। ये आखिरी दिन का जो घटनाक्रम हुआ वो ज़रूर ऐसा था और उसका बैकड्रॉप हम सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ों पर लेकर जाऊंगी कि किस तरह से सारे जो विवाद हुए, वो अलग बात है नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन योगा डे से लेकर और तमाम तरह के जो विवाद हुए, रिपब्लिक डे पे उन्होंने सैल्यूट नहीं दिया, उसको लेकर भी जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे मजाक भी उड़ा और ह्यूमिलिएट भी करने की कोशिश की गई। मैं आऊँगी उस पर। हिलाल अहमद साहब, ये बताइए कि क्यों 1 साल तक इंतज़ार किया हामिद अंसारी साहब ने? किताब भी आ रही है जिसमें उनकी स्पीचेस हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये किताब को बिकवाने का एक तरीका है? नहीं, हामिद साहब कोई इतनी छोटी चीज़ तो है नहीं कि इस तरह के विवादों से अपनी किताब को बिकवाएंगे। वो जिस दुनिया से आते हैं और जिस दुनिया में नरेंद्र मोदी रहते हैं, दोनों में एक अंतर है, और वो आते हैं बौद्धिक दुनिया से, जहाँ पर के शब्दों का चयन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, उस रेफरेंस के साथ हमें उन शब्दों का चुनाव है। लेकिन जिस दुनिया से नरेंद्र मोदी आते हैं, वहाँ शब्दों का चुनाव अलग तरीके से होता है। और ये जो जहाँ पर वो रुके हैं, मैंने भी किताब नहीं पढ़ी है और जो भी अखबारों में आया है उसके हिसाब से ही मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि जहाँ वो रुके हैं कि ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस नहीं थी, मुझे लगता है कि वहाँ 3 इशारे हैं। पहला इशारा तो यही है कि पार्लियामेंट्री एक प्रोसीजर होता है कि आप पार्लियामेंट्रियन के तौर पर जब आप एक एग्जीक्यूटिव होते हैं तो आप पार्टी से ऊपर होते हैं, और किसी के योगदान को सराहा जाता है तो पार्टी से ऊपर उठकर सराहा जाता है। तो पहली बार पार्टी के अंदर रहकर वो उस तरह की बात बोलना चाहते थे, और जो अभी इशारा किया कि शाम को उन्होंने उससे कोशिश की, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी है कि मैं कुछ बोल दूंगा, पैचअप कर दूंगा, जो आगे जाएगा वो जाएगा, बाद में ये फुटनोट भी लग जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी गुजरात से अब तक चलती चली आ रही है, हम जानते हैं। और ये तो पहली चीज़ है जिसको मुझे लगता है। दूसरी बात ये कि जो मैंने दुनिया वाली बात कही कि दोनों की दुनिया अलग है, तो नरेंद्र मोदी को अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक हार्डकोर हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको कि उन्हें एड्रेस करना होता है। मैं खुलकर एक बात कहना चाहता हूँ, और वो खुलकर वो जिस तरह से उसे एड्रेस करते हैं वो एक कस्बाई नेता की तरह करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और ये ओवर द इयर्स मेरा ये तजुर्बा ज़्यादा भी हुआ है कि यानी वो व्यक्ति जो सामने सिर्फ जो भीड़ बैठी हुई है उसको देख रहा है खाली। कस्बाई नेता की जो बात होती है वो आपको बताता है कि हवाई जहाज़ ऐसे उड़ा, उसने ऐसे बम गिराया। तो वही कस्बाई नेता वाली बात है जिसको कि कोई ट्रेनिंग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की थी ही नहीं। और क्योंकि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए नतीजा ये हुआ कि आपने अपनी कस्बाई बातचीत की जो राजनीति थी उसको अपने कैडर को बता दिया। दूसरी बात, तीसरी बात जो बौद्धिक दुनिया वाली बात में है वो ये कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों है कि वो बौद्धिकता का मजाक उड़ाते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि वो अपने फैक्ट्स करेक्ट करके नहीं आते। नरेंद्र मोदी जितने समझदार, हाँ, जितना वो समझदार हैं, मैं इस बात पे कतई यकीन करने को तैयार नहीं हूँ कि उनको ये पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। इमेज कॉन्शियस आदमी है, उनको पता है कि कब क्या बोलना है। और इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ये सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म की बहस हुई तो एक और बहस भी चल रही थी जो साइलेंटली चल रही थी। वो ये थी कि बीजेपी को सब लोगों ने कहा कि आप जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, इसलिए क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं तो एक विवाद उठा पॉलिटिकल कॉम्युनल। आप पॉलिटिकल भी हैं, कॉम्युनल भी हैं, मैं न्यूट्रल भी हूँ और इंटेलेक्चुअल भी हूँ। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? इसके लिए इंटेलेक्चुअलिज्म को ही आप बुरा कहना शुरू कर दीजिए, और जो नरेंद्र मोदी बड़ा सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। गुरदीप जी, ये बताइए कि एक बात ये भी है कि जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे हामिद अंसारी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। उनके कार्यकाल में उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, 2 टर्म दिए गए 10 साल के। क्यों ये माना जाए कि अगर नरेंद्र मोदी राजनीति करते हैं तो हामिद अंसारी इस वक्त में इस बात को कह के, जब आम चुनाव बहुत नज़दीक हैं, वो भी दरअसल कांग्रेस पार्टी को एक तरह का विक्टिम कार्ड खेल
खेलकर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हामिद अंसारी कैंडिडेट जरूर थे यूपीए के, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, यूपीए के थे, लेफ्ट के थे, और उन्होंने कभी भी पार्टी से अपने को संबद्ध नहीं किया। और उम्र के जिस मकाम पे है, जिन्होंने आज 57 साल उन्होंने पब्लिक लाइफ में अपना करियर बिताया है, 57 साल जो काम उन्होंने नहीं किया, आज तो हम सिर्फ कयास लगाएं कि वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको विक्टिम कार्ड खेलना है, तो मुझे लगता है पूरे 57 साल का जो उनका करियर है, हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने ओरिजिनल सवाल पर। आप ये कहते हैं कि ये राजनीति नहीं है। 57 साल में जो हमने देखा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं बताता कि उन्होंने कभी भी राजनीति खेली है। उसमें तमाम तरह के मुद्दे हैं, जैसे योगा डे को लेकर ये हुआ कि उनको इनविटेशन ही नहीं दिया गया। हमने देखा राम माधव ने उनका मजाक उड़ाया ट्विटर पे, हमने देखा। इसके अलावा रिपब्लिक डे के मौके पर वो भी जो ट्रेडिशन से अलग बात थी कि सैल्यूट उन्हें नहीं करना था, लेकिन उसका भी मजाक बनाया गया। उसके अलावा आखिर में आके जब RSTV का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खासकर मुस्लिम समुदाय और दूसरे समुदायों को भी उन्होंने साथ में लिया, कि वो एक तरह से असुरक्षा की भावना से घिरे हुए हैं। जिस तरह से देश के उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उछाला गया है, जिस तरह से उसे पब्लिक मजाक और शर्मिंदगी का विषय बनाया गया है, क्या ऐसा कभी भारत के इतिहास में देखा गया, और ऐसा क्यों किया गया? दरअसल इसको हमको RSS से जोड़ के देखना पड़ेगा। RSS की लगातार एक कोशिश है ये साबित करने की कि जो मुसलमान है वो इस देश का लॉयल नहीं हो सकता, चाहे किसी भी पद पे जाए। और उस कोशिश के तहत उनका काडर कहीं सच कहीं झूठ मुद्दे उठाने की कोशिश करता है। जब रिपब्लिक डे की बात आई और सैल्यूट नहीं किया, ये कैंपेन चला, तो किसी ने डायरेक्ट नहीं किया होगा, चूँकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति उनके काडर में उनको ये विश्वास है कि इन्होंने ऐसा ही किया होगा, ये तो राष्ट्रगान को मानते नहीं हैं, तो उन्होंने उसको वायरल किया। वो बात जैसे अभी आपने बोली, एज ए स्ट्रेटेजी वायरल हो गया। उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई, सरकार ने माफ़ी भी मांगी, सुदर्शन TV पे बैन भी लगाया 2 दिन का उस पूरी डिबेट को चलाने के लिए, लेकिन वो तो किसी ने जाना नहीं। लेकिन हर कदम पे योगा डे की बात हुई, बाद में आके श्रीपद नायक जो मंत्री थे, टूरिज़्म मिनिस्टर थे, उन्होंने घर आकर उनसे अपोलोजाइज़ किया। अपोलॉजी अखबारों में छपी, प्रमुखता से छपी, लेकिन वो किसी को याद नहीं है। जो चिपक गया वो पहले जो चिपक गया क्योंकि वो चिपकाया जाता है, जिसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। एक बार में किसी की गिराना बड़ा मुश्किल है। अगर ये घटनाएं नहीं हुई होती तो आखिरी दिन की बात उनके खिलाफ उनके माहौल बनाना संभव नहीं होता। तो जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं और ख़ास तौर पे से जो माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को गिराने की एक प्लान है। तो यानी आप ये कह रहे हैं उनके जरिए दरअसल पूरे समुदाय तक को निशाना बनाने की कोशिश है कि अनग्रेटफुल मुस्लिम, एक एहसान फरामोश मुसलमान जिसको उपराष्ट्रपति बना दिया, फिर भी वो एहसान नहीं मानता। वो मैं अकेले उनको क्यों देखते हैं आप जो गुजरात चुनाव में अहमद पटेल पे टेररिज्म का सपोर्टर होने का लगाया गया, तो जो 2 मुस्लिम सबसे बड़े पद पे थे इस देश में, उन दोनों को आपने किया और विदाउट एनी प्रूफ किया। हिलाल अहमद साहब, जो मुस्लिम सर्कल्स की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको ख़ास सर्कल्स में रहने की आदत है, हालांकि काफ़ी बौद्धिक तरीके से उन्होंने कहने की कोशिश की, बौद्धिक ना होते हुए भी या बौद्धिक लोगों से चिढ़ते होने के बावजूद भी, कि आप ख़ास सर्कल्स में रहते रहे, लेकिन आपको मजबूरी में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना पड़ा। अब आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं। हमने बहुत चर्चा देखी है कि हामिद अंसारी के जो सर्कल्स हैं जिनकी चर्चा हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी के सर्कल कौन से हैं? उनके सर्कल्स में कौन सी डाइवर्सिटी है? RSS के प्रचारक होने से शुरुआत करने से लेकर, गुजरात से लेकर उनका जो वोटर है, उनके जो लोग इर्द गिर्द हैं, साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जहां वो जाते हैं, हद तो ये है कि जब वो देश से बाहर जाते हैं, जब भी वो किन लोगों से मिलते हैं, कितनी डाइवर्सिटी आपने उनके सर्कल्स में देखी? नहीं है उनकी डाइवर्सिटी से एक तो, लेकिन इसमें तो आपने ज़फ़र सरेश वाला का भी इंटरव्यू किया था कि एक डाइवर्सिटी का नुमाइंदा था, वो भी चला गया। तो ये तो बात साफ जाहिर है कि डाइवर्सिटी पसंद भी नहीं करते हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी की वेबसाइट है, जिसमें एक बड़ा मशहूर स्लोगन है कि मैं 125 लोगों का नुमाइंदा हूँ और मेरा संविधान जो है वो दरअसल मेरी एक पवित्र किताब है, वगैरह वगैरह। 125 करोड़ लोग मेरे, मतलब वो एक जैसे होंगे, और संविधान जो है वो एक पवित्र किताब है। इसका मतलब ये कि उसमें कोई वो इंसान के द्वारा बनाई गई नहीं है और आप उसको छेड़ोगे भी नहीं।
नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने ही बनाया है और उसको हम गाली भी बकेंगे, उसको हम चेंज भी करेंगे, क्योंकि वो मैन मेड डॉक्यूमेंट है। और 125 का मतलब ये नहीं कि सब एक से हो जाएंगे। तो ये बहुत पुरानी एक साजिश है संघ की, और जिसकी नुमाइंदगी नरेंद्र मोदी करते चले आ रहे हैं। एक और बात है, और बहुत दिलचस्प ये है कि जो आपने कहा कि डाइवर्सिटी वाली बात अभी तक, और हमें उस पर सोचना चाहिए कि इसी बात से निकलती भी है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी विपक्ष की राजनीति नहीं की है, और ना ही उन्हें विपक्षी राजनीति करने का तजुर्बा है। यानी वो बैठे नहीं कभी विपक्ष में, गुजरात से लेकर अब तक। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो विक्टिमहुड वो खेलते हैं हमेशा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जिस तरह का विक्टिमहुड खेलते हैं कि मैं चाय वाला, मैं ये, मेरे साथ ये, और उनको देखकर जयंत सिन्हा से लेकर और गिरिराज सिंह तक जो भी जिस भी किस्म की चीज़ें करते हैं, जो विक्टिमहुड है, वो विक्टिमहुड विपक्ष के जो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होता था उस तरह से बिल्कुल दूर जा चुका है। और यहाँ पर ये भले ही अब आडवाणी जी के साथ वो कुछ भी करें, आडवाणी जी उन लोगों में से हैं जिनको कि विपक्ष में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला है। तो उनसे वो कितना सीखेंगे अगर वो हार जाते हैं तो उनका रिटेलिएशन कितना ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि उस रिटेलिएशन की जो बू उनको आने लगी है, इसीलिए एग्रेसिव उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है बहुत एग्रेसिव है, और उसकी वजह यह है कि डाइवर्सिटी नहीं थी। तो इसलिए एक ही नज़रिए से उन्होंने चीज़ों को देखा। लेकिन उन्हें अंसारी साहब के सर्कल नजर आए, अपने सर्कल। आखिरी बात जी वाले पे एक इशू है जल्दी, जो उस स्पीच में पीएम ने जो बताया कि आप माइनॉरिटी कमीशन में रहे, आप एएमयू में रहे, आप मुस्लिम कंट्री में रहे, वो भूल गए वो यूएन में रहे एम्बेसडर। और किस तरह से, और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से डिफेंड किया यूएन में। अकेला प्रपोजल जो पाकिस्तान के खिलाफ था, जो डिफीट हुआ, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी पाकिस्तान को हराने में, आज वो भूल गए। ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर रहे, भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रहे, तो उनके दायरे में ये सब क्यों नहीं आया? सिर्फ वही पोस्टिंग क्यों याद रही? यानी अंसारी मुसलमान हो ना हो, लेकिन जो नज़रिया है नरेंद्र मोदी के देखने का वो सर्कल में ज़रूर है, मुस्लिम सर्कल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक साल पहले की घटना जो अब हामिद अंसारी साहब के इस बयान से हमारे सामने फिर से ताज़ा हो गई है, ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरह से जो नज़रिया है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी को भी उसमें हम शामिल करते हैं, वो भारत में जो मुस्लिम समुदाय हो उसको देखने का कि जो सीनियर मोस्ट जो पब्लिक लाइफ में मुसलमान है उसको भी सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से ही देखा गया। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।